नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में सुना तो सबने है, लेकिन गहराई से शायद ही कोई समझता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म की। आज हम बिल्कुल बेसिक परिभाषाओं से लेकर घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे लेकिन बेहद असरदार सपोर्ट सिस्टम तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम को समझेंगे, फिर इसकी विशेषताओं और अनुभवों पर बात करेंगे। इसके बाद हम इसके कारणों को जानेंगे और कुछ बहुत पुराने मिथकों को भी दूर करेंगे। फिर हम समाज और न्यूरोडाइवर्सिटी के नजरिए को देखेंगे और आखिर में कुछ रोजमर्रा के सपोर्ट और इंटरवेंशंस पर चर्चा करेंगे। चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम को परिभाषित करना। क्या आपको अंदाजा है कि ये स्थिति कितनी आम है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का अनुमान है कि दुनिया भर में हर 100 में से एक व्यक्ति ऑटिज्म से ग्रस्त है। जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि ऑटिज्म हमारे समाज का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है और इसीलिए इसे सही मायनों में समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो आखिर ये है क्या? देखिए, ऑटिज्म कोई एक सीधी लाइन नहीं है जो हल्के से शुरू होकर गंभीर तक जाती हो, बल्कि ये एक स्पेक्ट्रम है, एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन जिसमें व्यक्ति के सामाजिक और व्यवहारिक तरीके अलग अलग हो सकते हैं। इसे अक्सर एक स्पाइकी या असमान कॉग्निटिव प्रोफाइल कहा जाता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान किसी एक खास काम में बिल्कुल जीनियस हो, लेकिन वहीं किसी दूसरे रोजमर्रा के काम में उसे काफी सपोर्ट की जरूरत पड़े। यह हर इंसान में बिल्कुल अलग तरह से नजर आता है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, ऑटिज्म की विशेषताएं और उससे जुड़े अनुभव। अगर हम कोर विशेषताओं की बात करें तो इसमें सबसे पहले आते हैं संवेदी या सेंसरी रिएक्शंस, जैसे कि किसी को तेज आवाज या रोशनी बहुत ज्यादा चुभ सकती है या बिल्कुल भी महसूस नहीं हो सकती। फिर है मोनोट्रोपिज्म, यानी किसी एक विषय पर अत्यधिक और बहुत गहरा फोकस करना। इसके अलावा अशाब्दिक संचार या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी कुछ अंतर देखने को मिलते हैं और स्पोकन लैंग्वेज का विकास भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और हाँ, एक बहुत ही अहम बात, स्टिमिंग या बार बार एक ही हरकत को दोहराना। लोग अक्सर इसे अजीब मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये उनके लिए स्ट्रेस कम करने और खुद को शांत रखने का एक बहुत ही कारगर और ज़रूरी तरीका है। अब एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है जिसे डबल एम्पैथी प्रॉब्लम कहते हैं। पहले लोग सोचते थे कि ऑटिस्टिक लोगों में सामाजिक समझ की कमी होती है, लेकिन ये नया नज़रिया बताता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग असल में दोनों तरफ से होती है, ऑटिस्टिक और नॉन ऑटिस्टिक लोगों के बीच। बात यह नहीं है कि किसी एक में कमी है, बल्कि बात यह है कि दोनों के बातचीत करने और दुनिया को समझने का तरीका अलग है। कम्युनिकेशन तो हमेशा टू वे स्ट्रीट होती है ना। इसी अलग तरीके की वजह से समाज में फिट होने के लिए कई ऑटिस्टिक वयस्क एक तरीका अपनाते हैं जिसे मास्किंग कहते हैं। मास्किंग यानी अपने ऑटिस्टिक लक्षणों को छिपाना ताकि वो बाकी दुनिया जैसे दिख सकें। अब आप खुद सोचिए, हर वक्त एक मुखौटा पहने रहना और अपनी असली पहचान छिपाना कितना थका देने वाला काम होगा। ये मेंटली और फिजिकली इतना थकाऊ होता है कि अक्सर इसकी वजह से सीवियर ऑटिस्टिक बर्नआउट हो जाता है, जहां इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, ऑटिज्म के कारण और इससे जुड़े कुछ मिथक। तो ऑटिज्म का असल कारण क्या है? सच कहें तो इसका कोई एक सटीक कारण आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन रिसर्च ये जरूर बताती है कि इसमें जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी का सबसे बड़ा रोल होता है। ये अत्यधिक हेरिटेबल है। ये किसी एक जीन का काम नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के सैकड़ों अलग अलग जीन्स आपस में जो जटिल इंटरैक्शन करते हैं, ये उसका नतीजा होता है। ये जीन्स सीधा हमारे दिमाग के विकास और उसके कनेक्शंस को प्रभावित करते हैं। कुछ प्रसव पूर्व कारण भी हो सकते हैं, लेकिन मेन फैक्टर जेनेटिक्स ही है। अब बात करते हैं उन बातों की जो बिल्कुल भी सच नहीं है। बहुत सी गलतफहमियां फैली हुई हैं, जैसे कि दशकों पुरानी एक रेफ्रिजरेटर मदर थ्योरी थी जो कहती थी कि अगर माँ अपने बच्चे को भावनात्मक सपोर्ट ना दे तो उसे ऑटिज्म हो जाता है। ये बात विज्ञान पूरी तरह से और कड़े शब्दों में खारिज कर चुका है। पेरेंटिंग स्टाइल का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा मिथक है कि वैक्सीन्स लगवाने से ऑटिज्म होता है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी स्टडीज ने इसे सिरे से नकार दिया है। 1998 में एमएमआर वैक्सीन पर जो स्टडी आई थी ना, वो बाद में पूरी तरह से फ्रॉड साबित हुई थी। तो ये बिल्कुल साफ है, वैक्सीन से ऑटिज्म नहीं होता। अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, समाज और न्यूरोडाइवर्सिटी। आज के समय में ऑटिज्म को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक है मेडिकल मॉडल, जो इसे एक डिसऑर्डर या बीमारी मानता है। इस नजरिए का पूरा फोकस इस बात पर रहता है कि व्यक्ति में क्या कमियां हैं और इलाज के जरिए उन लक्षणों को कैसे कम किया जाए।
लेकिन दूसरी तरफ एक न्यूरोडाइवर्सिटी मूवमेंट भी है। ये मॉडल मानता है कि ऑटिज्म इंसान के दिमाग की एक बिल्कुल नेचुरल और हेल्दी वेरिएशन है, कोई बीमारी नहीं जिसे ठीक करना पड़े। ये कहता है कि ऑटिस्टिक लोगों को बदलने के बजाय हमें उन्हें अपनाना चाहिए, उनकी पहचान की इज्जत करनी चाहिए और उनके हिसाब से चीज़ों को अकोमोडेट करना चाहिए। इस न्यूरोडाइवर्सिटी वाले नजरिए की एक बहुत बड़ी मिसाल है ग्रेटा थनबर्ग। उनका मानना है कि ऑटिज्म आपके जीवन का एक बहुत बड़ा पर्पस बन सकता है। ये आपके करियर, शौक और दोस्ती की बुनियाद हो सकता है। वो तो इसे अपनी एक सुपर पावर मानती हैं। और अगर आप याद करें तो हमने थोड़ी देर पहले मोनोट्रॉपिज्म यानी किसी एक चीज पर गहरे फोकस की बात की थी, राइट? यही वो क्षमता है जो कई ऑटिस्टिक लोगों को उनके फील्ड में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल और असाधारण बना देती है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, भाग 5, रोजमर्रा के जीवन में सपोर्ट और इंटरवेंशन। चलिए इसे एकदम जमीनी स्तर पर समझते हैं। एक प्रोग्राम है द फैमिली इन्फेंट एंड प्री स्कूल प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में FIPP यानी FIP भी कहते हैं। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे बच्चों को सपोर्ट देने के लिए आपको हमेशा किसी खास क्लिनिक जाने की जरूरत नहीं होती। जो सही और साइंटिफिक सपोर्ट होता है ना, वो अक्सर आपके घर की चारदीवारी के अंदर आपकी नॉर्मल डेली रूटीन के बीच दिया जा सकता है। इसका एक बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है द नेम गेम। देखिए, अक्सर ऑटिस्टिक बच्चों को आवाज़ देने पर मुड़कर देखने या अपने नाम पर रिस्पॉन्ड करने में थोड़ी दिक्कत होती है, जो उनकी सेफ्टी के लिए भी थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो इसे खेल खेल में कैसे सिखाएं? बहुत ही आसान है। मान लीजिए आप बर्तन धो रहे हैं या सिंक में पानी से खेल रहे हैं। बच्चे को भी उस मज़ेदार काम में शामिल कर लीजिए। अब जब बच्चा खेलते खेलते दूसरी तरफ देखे तो आप कुछ पल के लिए काम रोक दीजिए, फिर उसका नाम पुकारिए और इंतज़ार कीजिए। जैसे वो मुड़कर आपकी तरफ देखे, तुरंत वापस से वो मजेदार खेल शुरू कर दीजिए। ये छोटे छोटे पल, ये रोजमर्रा के खेल उन्हें कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स सिखाने में जादुई असर करते हैं। और इसका अगला स्टेप होता है इसी रूटीन को अलग अलग कामों में शामिल करना। हमारा लक्ष्य है कि बच्चा सिर्फ पानी से खेलते वक्त ही नहीं, बल्कि हर सिचुएशन में अपने नाम पर रिस्पॉन्ड करे। तो एक बार जब बच्चा सिंक के पास ये सीख जाए, तो आप यही ट्रिक दूसरी जगहों पर भी आजमा सकते हैं, जैसे बच्चे को हवा में उछालते वक्त या झूला झुलाते वक्त। और हाँ, घर के बाकी लोगों को भी ये करना चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे इंटरवेंशंस तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब उन्हें बार बार अलग अलग तरीकों से और अलग अलग लोगों के साथ दोहराया जाए। तो देखा आपने, आज हमने WHO की डेटा से लेकर घर के सिंक में खेले जाने वाले गेम तक ऑटिज्म के कितने सारे पहलुओं को समझा। अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। हम हमेशा यही सोचते हैं ना कि ऑटिस्टिक लोग समाज में फिट होने के लिए खुद को कैसे बदलें, कैसे वो अपने लक्षणों को मास्क करें। लेकिन जरा सोचिए, क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम यानी ये समाज खुद को कैसे बदलें ताकि इस पूरे स्पेक्ट्रम को दिल से अपनाया जा सके? आखिर एक सच्चा और समावेशी समाज उसी को तो कहेंगे ना, जो सबके लिए खुला हो। इस बारे में जरूर सोचिएगा।